वहां पर आपको बताया जाएगा जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से प्रीफिक्स बताने का। तो आपको अब समझ में आया होगा आईपी एड्रेस हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज की डेट में करंट सिनेरियो में हम हेलो वीएलएसएम के थ्रू अवधेश सर, वॉइस एकदम से नहीं आ रही, ब्रेक हो गई पूरी। अवधेश अब आ रही है आवाज? गुफरान आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आवाज अटक अटक के आ मे- रही है? मेरे साथ नहीं, तो मेरे साइड तो बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। ठीक है। अवधेश ये आपके साइड से कनेक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आवाज आपको कट कट के आती है, आई होप ये आपकी नेटवर्क का इशू है। वीडियो मिल जाएगी, उसमें क्लियर कर लेना। वरना एक नेटवर्क जहां पर नेटवर्क आपके अच्छे आ रहे हैं वहां पर जाके एक बारी बैठ जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वापस। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि भाई वीएलएसएम के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आपने कनेक्टिविटी तो बिठा दी अपने नेटवर्क के लिए। यानी देखो, हमारे पास ये कंपनी ए है जो राइट हैंड साइड में है, जहां मैंने मार्क किया है, ये कंपनी ए का एक अपना नेटवर्क है। इसकी पहचान कैसे होगी? आपने केबल्स तो लगा दी, बट यहाँ पर जब तक आईपी एड्रेस नहीं बताओगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया होगा 192.168.1.0/24 का ये नेटवर्क है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या बातें हो रही थी, पहचान है। उस नेटवर्क के अंदर हमने आईपी दी थी, हमने किसको? पीसीए को 192.168.1.1। ऐसे ही अवेलेबल आईपीस मैं जितने भी मेरे लोग होंगे अंदर कंपनी के, मैं दे सकता हूँ, ठीक है। 1.2, क्योंकि ये /24 है तो आप लोगों को अंदेशा लग जाना चाहिए अभी तक कि 256 आईपी होती है इस नेटवर्क के अंदर इन टोटल, और 254 आईपीज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने एंड होस्ट को, ठीक है। जैसे ही देखो, ये तो मेरा नेटवर्क है, ऐसे ही मैंने R1 मेरा राउटर जो होता है डिवाइस, उसके पास भी मल्टीपल इंटरफेस होते हैं। तो मैं अपने नेटवर्क, मैं राउटर के इस वाले इंटरफेस जो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसको भी आईपी देता हूँ अपने ही नेटवर्क के अंदर। जैसे हम कोशिश करते हैं, जो मेरा आइडिया है, मैं लास्ट वैलिड होस्ट की, कोई भी नेटवर्क हो उसके लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी अपने राउटर के इंटरफेस पे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट देखो, R2 और R3 के बीच में जो लिंक है, इसके बीच में भी एक नेटवर्क होगा। तो मैंने बताया था हम जो नेटवर्क लेते हैं यहाँ पर /30 प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ज्यादा कंज्यूम करनी हो तो /31 पॉइंट टू पॉइंट वाला बताया था, ठीक है। मोस्टली आपको /30 भी दिखेगा, 31 भी दिख सकता है, ठीक है। एक बार देखो, मैं यहाँ पर आईपी लिख रहा हूँ, जो R2 और R3 के बीच में होगा, क्या होगा? 192, नॉट 192, 120.120.0/30। ऐसी एक रैंडम आईपी ले ली, बट मैंने /30 से पता चल जाएगा सर। दो आईपी मिलेगी इस नेटवर्क के अंदर, एक यहाँ पर 0.1 और एक 0.2। जो इसके आखिरी के ये है, मैं वो लिख रहा हूँ जो कॉमन है, मतलब कि 1 और 2 हमारे चेंज होते रहेंगे। इससे ज्यादा आईपी नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही R3 और R4 के बीच में एक नेटवर्क होगा, यहाँ पर आईपी आप खुद समझ सकते हो। /30 का प्रीफिक्स लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये आपका R4 है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, जहां मैंने सिर्फ एक पीसी लगा रखा है, एक स्मॉल स्टडी के लिए। आप यहाँ पर और भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको नेटवर्क में जितने भी से, ये तो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक कंपनी का नेटवर्क है, तो चाहे वहां पर वो /16 हो, 19 हो, 20 हो, 24, डजेंट मैटर, बट वो वहां पर हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था। अब देखो, मैं यहाँ पर एक नेटवर्क ले लेता हूँ, इस तरफ मैं यहाँ पर लेता हूँ 180.0.0.0/24 का मैंने यहाँ पर नेटवर्क ले लिया है। इसके अंदर इस पीसी एक ही है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही को आईपी दे रहा हूँ, ठीक है। 0.0.1 आईपी मैंने दे दी पीसी इसको, सी को। जब आप पीसी को आईपी देते हो तो वहां पर आप सबनेट मास्क भी बताते हो, जो भी आपका नेटवर्क का होगा। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सबनेट मास्क के हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सा नेटवर्क का ये कौन सा होस्ट है ना। अब देखो, हम ओएसआई लेयर पढ़ रहे थे, नेटवर्क लेयर तक हम समझ गए थे। तो देखो वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब पीसी ए को एक डेटा भेजना पड़ेगा, सिनेरियो आया पीसी ए को डेटा भेजना है कहाँ? पीसी मानते हैं पीसी बी को, इसी को, इसी नेटवर्क के अंदर है। इसी नेटवर्क के अंदर है ना पीसी ए पीसीबी, ठीक है। तो होगा क्या, पीसी ए को एक डेटा भेजना है, पी ए लिखा हुआ है मैंने, पीसी होगा, ठीक है। एक पैकेट बनाया जो डेटा है, पीडीएफ, म्यूजिक फाइल, सॉफ्टवेयर, एनीथिंग इट कैन बी। तो वहां पर वो अपने एप्लीकेशन लेयर से डेटा भेजता है एप्लीकेशन लेयर पे।
फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट बता दिए जाएंगे कि भाई ये 5900 जो क्लाइंट वाला है इसका ये पोर्ट है, ठीक है। जिसके पास भी भेज रहा है उसका भी एक पोर्ट ओपन होगा, चाहे कोई भी पोर्ट हो, चाहे मैंने बोला यहाँ पर 443 ही क्यों ना हो। आपको पता है 443 HTTPS की सर्विस, यानी कोई वेबसाइट इसमें रन कर रही होगी, उसका एक्सेस लेना चाहता है, ठीक है, वेब सर्वर का। डन। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने पोर्ट सीक्वेंस नंबर सब बता दिए। अब आता है डेटा कौन सी लेयर के पास, नेटवर्क लेयर के पास, जहां हम बताते हैं सोर्स आईपी एड्रेस। कौन भेज रहा था, पीसीए। पीसीए का आईपी एड्रेस क्या है, 1.1.192.168.1.1, ठीक है, 192.168.1.1। इसको कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन आईपी के पास। कौन है इसकी डेस्टिनेशन आईपी, 1.2। इसी नेटवर्क के अंदर है, तो गाइस हमें राउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका कंप्यूटर भेज रहा होता है ना, वो चेक कर लेता है कि भाई ये तो मेरे नेटवर्क की आईपी है। उसको भी सबनेट मास्क पता है, उसको भी नेटवर्क पता है, तो उसको पता चलता है कि भाई ये जो आईपी है ना मेरे नेटवर्क के अंदर होगी, तो वो राउटर के पास नहीं भेजेगा, वो सीधा क्या करेगा, डेस्टिनेशन के पास भेजने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ बता दी नेटवर्क नेटवर्क लेयर पे ये दोनों चीज आती है ना डेटा के आगे, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर में हमने बता दिया, उसके बाद कौन सी, क्या कहाँ जाता है हमारा डेटा, कौन सी लेयर पे जाता है, डेटा लिंक लेयर। अगर मैं आपको एक बार यहाँ पर वापस लिख दूं, OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर कौन सा आता है, नेटवर्क लेयर आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आता है डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, आपने आईपी एड्रेस समझ लिया कि एप्लीकेशन से डेटा है, एप्लीकेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन पे क्या हुआ, डेटा फॉर्मेटिंग हुई, सेशन में सेशन क्रिएट हुआ होगा, एस्टैब्लिश मेंटेन, ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी जाएगा या यूडीपी, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आईपी लग जाती है। अब डेटा लिंक लेयर पे आता है जब डेटा, डेटा लिंक लेयर पे जब डेटा आता है स्टूडेंट, उसके जो डेटा आ रहा है यहाँ पर क्या है, पैकेट के फॉर्मेट में आ रहा है। अभी तक आपने ऊपर पढ़ा होगा, हमारे इसके आगे क्या लगता है, एक हेडर लगता है। ऐसी डेटा लिंक लेयर में भी यहाँ पर एक हेडर ऐड होगा, डेटा लिंक लेयर क्या ऐड होगा, हेडर, ठीक है। सर डेटा लिंक लेयर में एक एडिशनल चीज ऐड होती है डेटा के पीछे, मतलब पैकेट के पीछे एक आगे हेडर ऐड होगा और एक पीछे क्या, एक और चीज ऐड होगी जिसको बोलते हैं हम ट्रेलर। क्या बोलते हैं, ट्रेलर, ठीक है। अभी बताते हैं, तो आज का जो आपको टॉपिक होने वाला है दैट इज योर डेटा लिंक लेयर के बारे में। फिर हमारा ओएसआई लेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डेटा लिंक लेयर हमारा क्या प्रोवाइड करता है, पहली बात, डेटा लिंक लेयर पे जब डेटा, पहले डेटा लिंक लेयर के बारे में कुछ चीजें हैं। टॉपिक का नाम डालिएगा अपने कॉपी के ऊपर फटाफट से, और यहाँ पर लिखिएगा डेटा लिंक लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर समझ गए थे, अब डेटा हमारा डेटा लिंक लेयर पे आया। तो पहले डेटा लिंक लेयर के बारे में थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा समझते हैं क्या है। जैसे नेटवर्क लेयर पे था, ऐसी डेटा लिंक लेयर पे। सर पहला पॉइंट बताया जाता है कि ये जो डेटा लिंक लेयर है ये प्रोवाइड करता है नोड टू नोड कनेक्टिविटी। अरे मैंने बोला आपके नेटवर्क में बहुत सारे नोड होते हैं, क्या डेटा डायरेक्टली हमारे पीसीबी के पास जाएगा? क्या डेटा जो पीसी सेंड कर रहा है पीसीबी को डायरेक्टली जाता है या फिर नोड टू नोड हो जाता है? पहले स्विच के पास जाएगा आपके हिसाब से, स्विच यहाँ भेजेगा, स्विच भेजेगा किसके पास, पीसीबी के पास, क्योंकि एक ही नेटवर्क के अंदर है। तो स्विच का काम क्या होता है, एक ही नेटवर्क के अंदर के लोग के पास डेटा भिजवाना, तो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसका काम ही यही है कि एक ही नेटवर्क के लोग जो होंगे उन तक डेटा पहुंचाना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पहला पॉइंट बता रहा है डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड क्या, नोड टू नोड कनेक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीसी टू स्विच एंड स्विच टू राउटर, राउटर टू राउटर। एग्जांपल जैसे कि क्या, अब डेटा भेजना था पीसीए को पीसीसी के पास डिफरेंट नेटवर्क पे, तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई नोड टू नोड, यानी एक पहले स्विच के पास जाएगा, स्विच भेजा किसके पास, राउटर के पास, फिर राउटर से दूसरे राउटर के पास डेटा जाएगा, R3 के पास, R3 से R4 के पास जाएगा, R4 से स्विच के पास आएगा, फिर पीसीसी के पास, ठीक है। दिस इज व्हाट नोड टू नोड कनेक्टिविटी, जो कौन प्रोवाइड करता है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। यही बताना चाहता है, ठीक है। ये बताता है कि जो, अब देखो डेटा लिंक लेयर ये भी बताता है कि जो आपका डेटा होगा फिजिकल लेयर में कैसे ट्रांसफर होगा।
फिजिकल लेयर में भाई उसको बिट्स को सिर्फ भेजना है, कौन सा अपनी वायर है तो वायर के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल करंट या लाइट पल्स की फॉर्म में। अगर वायरलेस है आपका कम्युनिकेशन, आप वाईफाई के थ्रू जुड़े हो, तो जो डेटा भेजेगा आपका कंप्यूटर, जैसे मेरा कंप्यूटर भी वाईफाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर आप तक डेटा पहुंच रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट वालों, तो मेरे कंप्यूटर का डेटा लिंक लेयर भी ये भी बताएगा कि ये फिजिकल मीडियम जुड़ा है ना, तो डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है रेडियो फ्रीक्वेंसी में। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ फिजिकल मीडियम। या तो कॉपर केबल होगी तो इलेक्ट्रिकल पल्स में, अगर फाइबर की केबल होगी तो लाइट पल्स में, लाइट पल्स में, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर में सबसे ज्यादा देखो, इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स, ये डिटेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है क्या, फिजिकल लेयर के एरर। अरे मैंने बोला नेटवर्क में जब हम डेटा भेजते हैं ना तो एरर आ सकते हैं। आपको पता है डेटा इलेक्ट्रिकल पल्स या जो भी है ये बिट्स की फॉर्मेट में होता है। मैंने बोला एक पल्स लो हो गई, एक अप हो गई, जो एक वन था जो नेटवर्क में प्रॉब्लम आई वो जीरो हो गया, जो जीरो था वो क्या हो गया, वन हो गया। ये डेटा तो चेंज हो गया यहाँ पर, चाहे जीरो वन एक चेंज हुआ बट और भी हो सकते हैं, चेंज तो हुआ है ना। तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गाइस डेटा एरर को डिटेक्ट करना, कहाँ एरर आया है और उसको करेक्ट भी करना। डेटा लिंक लेयर करवाता है ये काम, ठीक है। ऐसे ही डेटा, जैसे हमारे नेटवर्क लेयर में कौन सी एड्रेसिंग यूज करते थे हम, आईपी एड्रेसिंग, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेसिंग है ना। लेयर 3 एड्रेसिंग बोलते हैं आईपी एड्रेस को, और लेयर 2 एड्रेसिंग किसको बोलते हैं, मैक एड्रेस को। मैंने बताया था स्टूडेंट, हाँ फिजिकल एड्रेस, ठीक है। नाइस। देखो अब हर कंप्यूटर, जैसे आप, आपका कंप्यूटर बना होगा स्टूडेंट, मेरा कंप्यूटर बना, मेरा लैपटॉप बना, ठीक है। तो जो भी है ये डिवाइस जब कंप्यूटर बनाती है ना, आपको पता है निक कार्ड होता है हमारे पास, क्या होता है, निक कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसी कार्ड की मदद से आप लोग, मैं, हम सभी लोग डेटा ट्रांसफर करवा पाते हैं अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अगर मेरा निक कार्ड खराब होगा तो मैं इंटरनेट से नहीं जुड़ पाऊंगा, मैं नॉट अबाउट इंटरनेट, मैं अपने ही स्विच लेके आऊंगा, कनेक्टिविटी करने को करूंगा, काम नहीं करेगा। या यही वो हार्डवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सब चीजें करते करते डेटा फिजिकल लेयर में निकल रहा है ना, तो यही आपकी फिजिकल लेयर है एक तरीके से। जो आपका लैन पोर्ट है ना स्टूडेंट, लैन पोर्ट किससे अटैच होता है, आपके निक कार्ड से, ठीक है। तो गाइस मेरे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, निक कार्ड अटैच करते हैं कंप्यूटर में। भाई पूरा कंप्यूटर क्या, मल्टीपल हार्डवेयर अटैच कर रखे एक साथ, सीडी के लिए अलग, रैम के लिए अलग, ऐसे ही नेटवर्क के लिए एक निक कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जब भी बनाता है अटैच करेगा, इस पे एक मैक एड्रेस अटैच कर देता है, क्या करता है, मैक एड्रेस, जो होता है फिजिकल एड्रेस परमानेंट टू दैट कंप्यूटर। वो मैक एड्रेस कभी भी किसी और कंप्यूटर को नहीं मिलेगा। एक और उसने, वही कंपनी एक और लैपटॉप बना रही है, एक और निक कार्ड अटैच किया, इसका मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। उनके पास अपनी वह वो बना रही है, उनके पास एक शीट होगी जिसमें पता है कि कौन कौन से बना दिए, कौन कौन से नहीं बनाए, जो अवेलेबल होंगे वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस। डेटा लिंक लेयर में हमारी जो चीजें ऐड होती है दैट इज योर मैक एड्रेस। फिजिकल जो हमारा नेटवर्क लेयर आया था, वहां पर आईपी एड्रेस ऐड कर रहे थे, कौन सी सोर्स भेज रही है कौन सी डेस्टिनेशन को। ऐसे ही डेटा लिंक लेयर में जब डेटा आता है, वहां बताया जाता है कौन से कंप्यूटर का मैक एड्रेस कौन से कंप्यूटर के पास भेज रहा है, उसका मैक एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात करी गई है, यूजेस लेयर 2 एड्रेसिंग सेपरेट फ्रॉम लेयर 3 एड्रेसिंग। इसको नहीं पता लेयर 3 एड्रेस के बारे में, इसको सिर्फ किसके बारे में पता है, यानी सिर्फ मैक एड्रेस के बारे में पता है। जो लेयर 3 होगा वो नेटवर्क लेयर देखेगा यार, अपना काम तो सिर्फ मैक एड्रेस से जानना है, तो यहीं पर वो चेक करेगा, अपना भी ऐड करेगा, डेस्टिनेशन का भी करेगा, और फिर आगे देखेगा, ठीक है। कौन से डिवाइस हमारे डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करते हैं, स्विचेस। सर जो स्विच डिवाइस है ना, ये देखो ये तो हमारे नेटवर्क के बीच में है। सर स्विच को ना सिर्फ इतना पता होता है मैक एड्रेस के बारे में, उसको नहीं पता होता आईपी एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है, स्विच ऑपरेट एट लेयर 2, यानी स्विच सिर्फ समझता है हमारी डेटा लिंक लेयर की चीजें, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ये चारों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसे आराम से थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख लीजिएगा घर पे जाके, अभी समझते हैं, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, प्लीज नोट बनाइएगा, ठीक है। जो पॉइंट आपको लगे तो आप अपनी कॉपी में थोड़ा थोड़ा स्पेस, आपको पता है कितने कितना लगेगा, वहां छोड़ के नोट जरूर बना लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। अब आता है ये फ्रेम, गाइस फटाफट से ये फ्रेम बना लो। गाइस ये है आपका फ्रेम, मैंने बताया नेटवर्क लेयर से आपका जो पैकेट है, जो पैकेट है वो कहाँ जाता है हमारा, डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे ये पैकेट आया यहाँ पर, तो डेटा लिंक में दो चीजें ऐड होती है, एक ईथरनेट हेडर यानी हेडर, और एक
ट्रेलर। ये रहा आपके बीच में पैकेट। फटाफट से बना लीजिए। बना लिया? ठीक है, तो एक एक करके तोड़ तोड़ के समझते हैं क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ठीक। अवधेश, अब आवाज आ रही है आपको? ठीक है, देखो, अब मैंने बताया सबसे पहले क्या ऐड होता है आपके पैकेट के आगे? ईथरनेट हेडर। सर हेडर में ना 5 चीज ऐड होती है, आपने नेटवर्क लेयर पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें थी। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड और इजी है। तो देखो, ईथरनेट हेडर में कितनी चीजें ऐड हो रही है? 5। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये हमारे ऐड होती है। पांचों 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 की पांचों फील्ड हमारे ईथरनेट हेडर में। पहली फील्ड आती है प्रीएम्बल, एक ही करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जानेंगे इसका साइज क्या होता है। 7 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? 7 बाइट की लेंथ होती है इसकी, यानी 56 बिट। एक बाइट में 8 बिटें होती है, तो 7 बाइट इंटू 8 करोगे तो 56 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक चीज होती है, क्या होती है? जो जो आपको पता है, बिट्स के फॉर्मेट में कंप्यूटर समझता है। इसके अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे चीजें, ऐसे हमारे बिट्स होती है, यानी आपने समझा होगा। ऑल्टरनेटिव अगर सुनने में ध्यान से लोगे तो 0 फिर बनाया होगा, फिर बनाया तो आगे अगला वाला क्या होगा? 0। इस फील्ड के अंदर जो 56 बिट होंगी, ये सारी की सारी हमारी ऑल्टरनेटिंग होंगी। क्या होंगी? ऑल्टरनेटिंग। कंटेन्स ऑल्टरनेटिंग वंस एंड जीरोस। अगर एक 0 है तो अगला क्या होगा? 1। अगला 1 है तो फिर 0, फिर 1, फिर 0। कितनी होगी? 56 बिट तक। इसका फायदा क्या होता है सर? एक्चुअली आप सुनो, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, और जब आप लोग बात कर रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ। तो अगर हम दोनों बात कर रहे होंगे तो हम समझ पाएंगे नहीं, है ना। तो ऐसे ही हमें कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है? डेटा जब भेज रहे हैं तब सेंडर को बताना पड़ता है मेरी सीक्वेंस ये है। तो वो प्रिएम्बल में ही अपनी ऑल्टरनेटिंग वंस एंड जीरो से बता देता है कि मैं इस तरीके से बात करने वाला हूँ। 1 0 1 0, तो सामने वाला समझ जाता है कि कब बोलेगा कब नहीं बोलेगा। उसको इसका एक फ्लो पता चल जाता है, ठीक है। ये डेटा नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो हमारा सीक्वेंस मैच कर लियो, क्योंकि ये डिवाइसेस है, इंसान नहीं है। समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये जो बिट्स आ रही है उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये अलाउ करते हैं, अलाउज डिवाइसेस टू सिंक्रोनाइज देयर रिसीवर क्लॉक, यानी जो रिसीवर होगा वो इस बिट्स को देख के अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर लेगा कि भाई ये आने वाली बिट्स है, इसके हिसाब से मुझे पता है कि कब बोलेगा कब नहीं बोलेगा। वो डेटा समझ लेगा, जैसे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो अभी। तो ऐसे ही हमारी प्रिएम्बल की मदद से हम अपनी जो डिवाइसेस होते हैं वो सिंक्रोनाइज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ अपनी क्लॉक, ठीक है। क्लॉक क्या होता है? देखो, जैसे क्लॉक, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक तरीके से कंप्यूटर से इसको क्लॉक बोलता है कि कब डेटा आ रहा है कब नहीं आ रहा है, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रीएम्बल 7 बाइट की फील होती है, ठीक है। कंटेन करता है ऑल्टरनेटिंग वंस एंड जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखी हुई है, ऐसे ही 7 टाइम इंटू कर लो, यानी 56 बिट्स बन जाएंगे। और इसका काम क्या होता है? सिंक्रोनाइज करना रिसीवर के क्लॉक के साथ, ठीक है, ताकि रिसीवर वहां पर उस समय में ना बोले जिस समय हम बात कर रहे हैं। वो समझ लिया कि भाई अब डेटा आ रहा है तब बोल सकता हूँ, तब नहीं बोल सकता जब डेटा नहीं आ रहा।
अब उसकी अगली फील्ड क्या है यहाँ पर, SFD। इसका नाम क्या होता है, स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर। सर प्रिएम्बल हमारा डेटा नहीं था, ये तो सिर्फ क्लॉक बताने का, सिंक्रोनाइज करने का एक तरीका था, ठीक है। एसएफडी एक ऐसी फील्ड होती है जिसकी मदद से हम रिसीवर को बताते हैं कि भाई अब इसके बाद जो डेटा आएगा वो डेटा होगा। ये एंड है हमारा प्रिएम्बल का, क्योंकि प्रिएम्बल तो सिर्फ 1010 वो तो चलता रहेगा, सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि डेटा कब शुरू हो रहा है। तो एसएफडी की मदद से हमें पता चलता है कि हमारा एंड हो गया है प्रिएम्बल का, और इसके बाद जो भी डेटा आएगा वो एक्चुअल डेटा है, यानी सोर्स मैक एड्रेस, जितनी भी चीजें हमारी ऐड होगी हमारी, अब ये मेन मेन चीजें होंगी, ठीक है। तो एसएफडी होता है स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर, फुल फॉर्म है इसकी। एक बाइट की फील्ड होती है, कितनी बाइट की फील्ड होती है, एक बाइट की, 1 बाइट, ठीक है। लेंथ हमारी 1 बाइट होती है, यानी 8 बिट। देखो प्रिएम्बल की सीक्वेंस हमारी 1010 आ रही थी, तो इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, इसकी सीक्वेंस तोड़ दो, जो ऑल्टरनेटिव 1 एंड 0 ना उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दो। तो एसएफडी यही करता है, आखिर की बिट हमेशा 1 कर देगा, ताकि यहाँ पर पता चल जाएगा सीक्वेंस टूट गया है। आखिरी की बिट बोल रहा हूँ, जो 8 बाइट होंगी ना, 8 बिटें होंगी, उसकी आखिरी बिट क्या कर देगा, 1 कर देगा। इससे हमारा रिसीवर समझ जाएगा अब ये है एंड हमारा प्रिएम्बल का, इसके बाद जो आएगा वो एक्चुअल डेटा होगा जो मुझे समझना है, ठीक है। मार्क्स द एंड ऑफ द प्रिएम्बल एंड बिगिनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्रेम। मार्क करता है ये प्रिएम्बल का एंड है, इसके बाद जो होगा वो हमारा रेस्ट ऑफ द फ्रेम होगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी फील्ड आती है स्टूडेंट, और सोर्स। एक दोनों में एक बार मैं समझा दूंगा। डेस्टिनेशन और सोर्स क्या होगा यार, हम नेटवर्क लेयर में डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सोर्स का आईपी डालते थे, ऐसे ही मैंने बताया था डेटा लिंक लेयर में जो मेन चीज है दैट इज योर मैक एड्रेस। यही दो चीजें हैं, वो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस, इन्हीं दो फील्ड में आ जाता है, ठीक है। अब मैक एड्रेस के बारे में बताएंगे। 6 बाइट की फील्ड होती है, कितने बाइट की फील्ड होती है, ठीक है। अब देखो डेस्टिनेशन और सोर्स एक साथ लिखा गया है, इंडिकेट्स द डिवाइस सेंडिंग एंड रिसीविंग द फ्रेम। कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस और किसके पास जाना है उसका मैक एड्रेस, हम इसी फील्ड में डाल देते हैं, ठीक है। ये इस फील्ड के अंदर क्या होती है, मैक एड्रेस होता है बेसिकली, ठीक है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, नहीं पता तो आज सुन लो, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। जैसे आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसी मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये है आपका मैक एड्रेस की फुल फॉर्म। कितने बाइट की फील्ड होती है, 6 बाइट की। इसे मैं कन्वर्ट करूंगा बिट में, तो हमारे 6 × 8 करो 48 बिट्स बनेगा, 100%। यानी जो सुमित सर का मैक एड्रेस है वो भी 48 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, तालिब सर क्या बोलते हैं यहाँ पर, गुफरान जी का भी हमारा 48 बिट्स में होगा, नवीन जी, रवि जी, रविंद्र जी, आप सभी का अगर मैक एड्रेस होगा लैपटॉप में तो सब 48 बिट्स का होगा, यानी 6 बाइट का एड्रेस होता है। और ये अटैच होता है परमानेंट टू अस, मतलब मेरे से नहीं, मेरे लैपटॉप से। मैं नया लैपटॉप लगाऊंगा उसका अलग मैक एड्रेस होगा, ठीक है। कहाँ अटैच होता है, आपके निक कार्ड में। निक कार्ड पे होता है, आपका निक कार्ड कभी खराब हो गया, आप रिप्लेस कराओगे निक कार्ड, एक नया लेके आओगे, तो जो नया निक कार्ड आएगा उसका मैक एड्रेस फिर आपके लैपटॉप के साथ बाइंड हो जाए, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है, कभी किसी और को ये मैक एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर। अब आगे चलते हैं गाइस। आगे देखोगे आप लोग तो आपको देखो 4 फील्ड ये कर लिया, कौन सी फील्ड बची हमारी, टाइप फील्ड। इसको समझाने का एक बहुत इजी तरीका है। टाइप फील्ड क्या होती है, बेसिकली एक वैल्यू है, मैंने 1500 लिखी हुई है मैंने स्टूडेंट, ठीक है। अगर इस वैल्यू से एक छोटी वैल्यू हो, या तो 1500, यहाँ पर इस फील्ड में 1500 बाइट की वैल्यू, 1500 बाइट हो वैल्यू, या 1500 से नीचे हो, तो वहां बताता है वो लेंथ, लेंथ ऑफ द पैकेट। क्या बताता है, जो ये पैकेट है ना अंदर, इसकी लेंथ बताता है। या तो 1500 या तो 1500 से नीचे की कोई वैल्यू इस फील्ड के अंदर आ रखी हो, तो वहां स्पेसिफाई होता है, ये हमें लेंथ बता रहा है पैकेट का, जो पैकेट यहाँ इनकैप्सुलेटेड है बीच में, इसका बता रहा है, ठीक है। बट अगर इसी फील्ड के अंदर 1500 से ऊपर कोई वैल्यू हो, गाइस वहां बताते हैं जो हमारा पैकेट है ना ये बीच में, क्या ये आईपी वर्जन 4 का पैकेट है या आईपी वर्जन 6 का पैकेट है, ठीक है। 1500 से नीचे तो लेंथ, 1500 से ऊपर तो यानी वर्जन बताता है, IPv4 यूज कर रहा है, IPv6। कितनी बाइट की फील्ड होती है स्टूडेंट ये, 2 बाइट की। 2 बाइट यानी 16 बिट की फील्ड होती है टाइप फील्ड। अगर आपकी वैल्यू इसके अंदर 1500 या 1500 से नीचे आती है तो इंडिकेट होता है लेंथ ऑफ द इनकैप्सुलेटेड पैकेट, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 1500 से ऊपर यानी 1536 ऐसे आ रही हो, तो क्या इंडिकेट होता है, इंडिकेटर टाइप ऑफ द, सॉरी कौन से हमारी वर्जन है,
कि आईपी वर्जन 6 यूज कर रहा है, आईपी वर्जन 4 यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू मिलती है। तो देखो आईपी वर्जन 6 को, आईपी वर्जन 4 को हम हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में ऐसे लिखते हैं। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 242048। तो 1500 से ऊपर है यानी आईपी वर्जन 4 का पैकेट है, ठीक है। अगर देखो ये वैल्यू आती है हमारी आईपी वर्जन 6 के लिए, अगर ये वैल्यू होगी टाइप फील्ड के अंदर डेसिमल में, तो हमारा क्या पता चल जाएगा हम क्या यूज कर रहे हैं। जो पैकेट है बीच में अंदर, वो हमारा आईपी वर्जन 6 यूज कर रहा है, जो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, बट आगे जर्नी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको आईपी वर्जन 4 में अपना हाथ अच्छे से करना है, ठीक है। अब यहां तक हमारा ईथरनेट हेडर हो गया है। ईथरनेट हेडर में यही 5 फील्ड होती है। प्रीएम्बल होता है हमारा ऑल्टरनेटिव 1 एंड 0, कि हमारी रिसीवर अपने क्लॉक को मैनेज सिंक्रोनाइज कर ले सेंडर के साथ। फिर एसएफडी आता है, एसएफडी बताता है एंड ऑफ प्रीएम्बल, इसके बाद से एक्चुअल फ्रेम शुरू होगा। डेस्टिनेशन और सोर्स बताते हैं किसके पास भेजना है उसका मैक एड्रेस, और कहाँ कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस। ऐसी टाइप फील्ड आती है जो बीच में पैकेट है, या तो उसकी लेंथ बताएगा या तो वर्जन बताएगा। 1500 से नीचे है या तो 1500 है तो उसके वर्जन लेंथ बताएगा, 1500 से ऊपर है तो उसका वर्जन बताएगा। IPv4 का पैकेट है बीच में या IPv6 का पैकेट है, ठीक है। अब आती है हमारी जो फील्ड बची है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो कौन सी फील्ड बची हुई है हमारी, ट्रेलर। सर ये ट्रेलर क्या ऐड हुआ है यहाँ पर? सिर्फ हमारा एक एडिशनल चीज, यानी ट्रेलर सिर्फ हमारा डेटा लिंक लेयर में ऐड होता है। किसी भी अपर लेयर को देख लो, कोई ट्रेलर ऐड नहीं होता, सब में एक हेडर ऐड होता है, सिर। ऐसे ही सिर्फ डेटा लिंक लेयर में ट्रेलर भी ऐड होता है, उसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो जो ट्रेलर में फील्ड आती है, यहाँ पर कौन सी फील्ड है? FCS। कौन सी फील्ड है स्टूडेंट्स? FCS की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेम चेक सीक्वेंस। अरे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, डेटा लिंक लेयर क्या करता था? डिटेक्ट भी करता था और करेक्ट भी करता था हमारे फिजिकल लेयर के एरर। सर यही वो फील्ड है जिसकी वजह से वो कर पाता था, ठीक है। कितनी बाइट की फील्ड होती है? 4 बाइट की फील्ड होती है, यानी 32 बिटें होंगी इसके अंदर, ठीक है। ये क्या करती है? डिटेक्ट करती है करप्टेड डेटा। मैंने बताया था ना, डेटा लिंक क्लियर डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है, तो यही वो फील्ड है। मतलब डिटेक्ट करप्टेड डेटा, कोई डेटा करप्ट हो रखा है, 1 0 हो गया, 0 1 हो गया, तो उसको डिटेक्ट भी करती है और फिर करेक्ट भी करती है। डिटेक्ट कैसे करती है? यूजिंग CRC एल्गोरिथम। सर एक तरीका है जिसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है डेटा में। तो वो कौन सी एल्गोरिथम है? CRC। CRC की फुल फॉर्म होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसी फील्ड की मदद से, इसी एल्गोरिथम की मदद से हम फाइंड कर पाते हैं कौन सी बिट हमारी चेंज है, ठीक है। यहां तक कितने बाइट की फील्ड है? 4 बाइट की। अब एक बारी काउंट करते हैं कितनी फील्ड, कितने बाइट का डेटा ऐड हो रहा है हमारे पैकेट के आगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 7 बाइट आपका प्रीएम्बल होता है, 1 बाइट आपका SFD होता है, यानी 8 हो गए। फिर 6 बाइट हमारा क्या होता है? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। अरे डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों का 6 बाइट का ही होता है। तो 8 + 6 कितने हो गए? 14। 14 + 6 20। 20 + 2 2 बाइट की हमारी होती है टाइप फील्ड 22। फिर सीधा हम FCS में आते हैं। कितने बाइट की फील्ड है? यानी इन टोटल 26 बिट की वैल्यू हम ऐड करते हैं अपने पैकेट में, है ना। तो जैसे आपको मैंने बताया था 20 बाइट का हमारा मिनिमम IP हेडर होता है, 20 बाइट का TCP होता है, तो हमारा इथरनेट हेडर कितने बाइट का होता है? मिनिमम 26 बाइट का, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आता? ऑनलाइन स्टूडेंट वालों कोई डाउट? गुफरान जी कोई डाउट? अवधेश कोई डाउट? चलिए ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ में आ गया कितने बाइट की हमारे हेडर और टेलर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा मैक एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? 6 बाइट की फील्ड है ना। 6 बाइट की फील्ड जो ये फिजिकल एड्रेस होती है ना, यानी अटैच होती है हमारे कंप्यूटर से, तो फिजिकल एड्रेस होते हैं। लॉजिकल और फिजिकल में कोई डिफरेंस प्रॉब्लम तो नहीं होगी समझने में, ठीक है। गुड। असाइन टू द डिवाइस व्हेन इट वाज मेड। अरे आप लोग, मैं मानता हूँ आप सभी मैन्युफैक्चरर हो, आप सब क्या हो? HCL डेल ये सब हो, तो आपकी जो कंपनी में जो आप डिवाइसेस बना रहे हो, आप उन डिवाइसेस में ये मैक एड्रेस अटैच करोगे। तो कौन अटैच करता है? जब ये डिवाइस बन रहे होते हैं तभी ये फिजिकल एड्रेस अटैच हो दिए जाते हैं, ठीक है। इसको ये AKA लिखा है, यानी ऑल्सो नोन एज। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, बर्न इन एड्रेस। कोई बोलेगा यार अपने कंप्यूटर को बर्न इन एड्रेस दिखा दे, BIA दिखा दे, तो टेंशन नहीं लेनी, किसकी बात हो रही है? मैक एड्रेस की। यानी जैसी कंप्यूटर बन रहा होगा वैसे ही छाप दिया जाएगा आपका मैक एड्रेस आपके निक कार्ड से,
तो तभी बोलते हैं बर्न इन एड्रेस, छाप दिया जाएगा। थोड़ा वैसे अनप्रोफेशनल तरीका है बट याद रखने का बहुत सॉलिड तरीका है। बर्न इन एड्रेस यानी छाप दिया गया है ये एड्रेस जैसे ये चीजें बनी है, ठीक है। अब 6 बाइट की फील्ड है, कितने बाइट की फील्ड है? 6 बाइट की। सर ये बोल रहे जो पहले के 3 बाइट होते हैं ना हमारे इस मैक एड्रेस में, ये क्या होते हैं? OUI। टेंशन नहीं लेनी, OUI यानी ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। देखो बहुत सारी कंपनियां, HP है, डेल है, सिस्को है, ये सारे डिवाइसेस बनाती है। हर कंपनी के पास अपना अपना एक OUI है जो उससे पता चलता है कि कौन सी डिवाइस, कौन सी कंपनी के डिवाइस है। तो पहले के 3 बाइट क्या होंगे? हमारी कंपनी के OUI, ठीक है। ठीक है, और the first 3 byte are the OUI which are assigned to the company making the device। जो कंपनी बना रही है ना वो अपना OUI आपके मैक एड्रेस में अटैच करती है, जो पहले के 3 बाइट होते हैं। जो बाकी के 3 यानी लास्ट 3 बाइट होंगे ये यूनिक होते हैं टू द डिवाइस इटसेल्फ। सर HP ने 100 डिवाइस बनाए, 100 के 100 डिवाइस का OUI आगे के 3 बाइट सेम होंगे, जो पीछे के 3 बाइट होंगे ना वो पूरी कंपनी में यूनिक होंगे। ऐसे जब दोनों कंबाइन होते हैं तो पूरे वर्ल्ड में वो कभी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का OUI प्लस जो कंपनी बना रही है उसके जो लास्ट के जो 3 बाइट होंगे स्टूडेंट, वो ये देख के बना रही था कि वो यूनिक रहे। तो ये कंप्लीट क्या होता है हमारा? यूनिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। OUI क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, जिससे आइडेंटिफाई हो कौन सी कंपनी का ये डिवाइस था। वो पहले की 3 बाइट से हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब आता है सर आईपी एड्रेस। जो आईपी वर्जन 4 था वो हम किस में लिखते थे? डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। डेसिमल आ रहा है, डेसिमल कैरेक्टर में लिखते थे, है ना। ऐसे ही जो आपके मैक एड्रेस होंगे वो कौन से वे में लिखते हैं हम? हेक्साडेसिमल। किसी को पता है हेक्साडेसिमल क्या होता है? नहीं पता। डेसिमल पता है क्या होता है? पता है, दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंट तो पता है सर। अरे डेसिमल वैल्यू हमारी सिर्फ इतनी होती है 0 से लेके 9 तक, यानी 10 कैरेक्टर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 क्या होता है? 1 और 0 का कॉम्बिनेशन, है ना। इन्हीं दो नंबर से बना है। डेसिमल जो हमारे फॉर्म होते हैं वो इन्हीं दो नंबर से बने। अब चलो मेरा मानते हैं 2500, ये लिखते हैं, रैंडम नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है वो भी इसी डेसिमल नंबर से बने होंगे, इसी बीच में है। इससे कोई अलग नंबर तो है नहीं। तो डेसिमल नंबर की जो रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक होती है, उसी नंबर को यूज करके हम वैल्यूज बना पाते हैं, ठीक है। वेयर जो हमारी हेक्साडेसिमल शुरू होती है स्टूडेंट्स, वो हमारा ऐसा होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा। हाँ, आगे लिख रहा हूँ, ये 9 के बाद नीचे नहीं जा रहा है मैं ताकि आपको दिखे। 9 के बाद आएगा A B C D E F। ये हेक्साडेसिमल कैरेक्टर की इतनी वैल्यू पॉसिबल होती है। यानी ये देखो यहाँ पे मैं हेक्सा से लिख रहा हूँ, जो रेड वाला लिख रहा हूँ हेक्साडेसिमल लिख रहा हूँ, ठीक है। और ब्लू से मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ। मतलब डेसिमल में भी हमारे पास कितनी वैल्यू होती है? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पर क्या होती है डेसिमल में? क्या होती है? 10 11 12 13 14 15। यानी देखो ये इक्वलेंट है यार। हेक्साडेसिमल में हमारे और डिजिट्स ऐड हो गए, वहां पर 9 नंबर नहीं है, हम और ABCDE से ज्यादा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यानी जो 10 है वो किसके इक्वलेंट है हमारे हेक्साडेसिमल में? A के। 11 क्या है? B। 12 क्या है? C। 13 क्या है? D। 14 क्या है? E। और 15 क्या है? F। इसके बाद जो हमारा, अगर मैं देखूं सर, ये हेक्साडेसिमल में F के बाद कुछ आता है। जैसे देखो डेसिमल में 10 और 11 आ गया था ना, ऐसे ही हेक्साडेसिमल में क्या आ जाएगा? अब 10 11 12 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखो इसकी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है टेबल में। तो यानी जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है स्टूडेंट, वो हमारे 16 पॉसिबल डिजिट्स होते हैं उसके अंदर, 0 से लेके F तक। ये यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है 0 0 1 1। देखो ये हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है इस तरफ, इसका इक्विवेलेंट यानी इसके बराबर क्या होगा हेक्सा में? 1 2, ठीक है। जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है ना एज इट इज, ये तो 5 6 7 8 9 तक तो कॉमन ही रहेंगे। बट हेक्साडेसिमल रुकता नहीं है यहाँ पर, वो A B C चले जाता है, वेयरएज हमारे डेसिमल रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ 10 होती है वैल्यू A की, B की, देख पा रहे होगे ऐसे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हेक्साडेसिमल वापस 10 से शुरू होता है, 16 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब यहाँ पर देखो 9 की जगह वापस क्या आएगा? 10 नहीं आएगा, A आ जाएगा। 26 यानी 1A, 27 यानी 1B,
28 यानी 1C 1D 1E 1F, ठीक है। ऐसे करते करते फिर ये आ जाएगा 20, ठीक है। फिर 21 22 23, फिर वो जो आगे वाले डिजिट्स है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ABCD आते रहेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। जब आप खुद बनाओगे कॉपी में तब आपको और थोड़ा समझ में आएगा, तो कॉपी में जरूर लिखिएगा हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल लेयर के बारे में जानने का। सबसे पहले फिजिकल लेयर ही था यहाँ पर, देखो। अब डेटा लिंक लेयर में जो हमारी चीजें ऐड हुई थी, पैकेट आया था, पैकेट में एक ट्रेलर और एक फ्रेम ऐड हुआ, सॉरी एक हमारा हेडर ऐड हुआ, क्या बनता है यहाँ पर, फ्रेम बुलाते हैं। अब जब ये डेटा हमारे फिजिकल लेयर पर जाता है, ये बिट्स के फॉर्मेट में आता है, तो फिजिकल लेयर करता है क्या बेसिकली, क्लियर बताता है, डिफाइंस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। अरे जो हमारा फिजिकल बताता है, सर मैं वायर मीडियम से कनेक्टेड हूँ, ये वायर हमारी कॉपर की केबल है, ठीक है, इतना बताया, कॉपर की केबल है, तो समझ जाएंगे डेटा हमारा इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट होगा। अरे मैं फिजिकल मीडियम हूँ, मैं लैंड पोर्ट हूँ, और मैं लगा हूँ फाइबर की केबल से, तो बताएगा भाई मैं फाइबर की केबल से लगा हुआ हूँ, फाइबर की केबल से लगा हूँ, तो डेटा हमारा इलेक्ट्रिकल पल्स में नहीं होगा, लाइट पल्स में होगा। अरे मैं फिजिकल मीडियम हूँ और मुझे पता है मैं डेटा किसी वायर मीडियम के थ्रू नहीं भेज रहा, मैं वायरलेस के मीडियम के थ्रू भेज रहा हूँ, वो बताता है अपने कंप्यूटर को, सर मैं वायरलेस के मीडियम से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। जैसे कि फिजिकल लेयर ही बताता है कि केबल स्पेसिफिकेशन, कौन से कनेक्टर लगेंगे, ठीक है, वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, जो जो आपको इलेक्ट्रिकल पल्स है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो वोल्टेज स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि भाई कितनी वोल्टेज देनी है नहीं देनी, ठीक है। बिट्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स, इसी जगह पे होते हैं, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिकल पल्स में होते हैं फॉर वायर्ड कनेक्शन, या तो रेडियो वेव में होते हैं, कौन से में, फॉर वायरलेस कनेक्शन। यहाँ तो कोई डाउट सर, ये है फिजिकल लेयर की कैरेक्टर। अब आपका पूरा वैसा है यहाँ पर डन, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, चीजें समझनी है आपको लोगों को। तो ओएसए वापस करेंगे, फिर इसे कंप्लीट करेंगे, आज खत्म, ओवर एंड आउट, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर हेल्प करेंगे मेरी नवीन जी, सातों के सातों लेयर बताओ, लेयर 7 से, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक, और फिजिकल। ये क्या है हमारे ओएसआई की 7 लेयर है, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, ठीक है। अब देखो, ये तो ओएसआई की है, सर ओएसआई का पूरा नाम होता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल, क्या होता है सर, एक चीज है थोड़ा बताना चाहूंगा, जो ऊपर की 3 लेयर है बेसिकली हमारा कौन देखता है, एप्लीकेशन डेवलपर, आपको पता होना चाहिए। बट ये जो एप्लीकेशन बनाते हैं ना, व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये बंदे जब बना रहे होते हैं तो वो चीजें ऐसी बनाते हैं कि कैसे प्रेजेंट होगा डेटा, कौन सा डेटा वो भिजवाएंगे, उनका काम होता है कि सेशन कैसे मेंटेन होगा, कौन सा पोर्ट नंबर डलेगा हमारे में, है ना। तो ये हमारी एप्लीकेशन डेवलपर का काम होता है। जो बाकी के लेयर 4 से लेके यहाँ तक आता है, ये नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर बेसिकली जानते सभी है, बट जो उनका मेन काम होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, यही होता है, ठीक है, इतना क्लियर। अब एक चीज है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक और मॉडल था हमारी लाइफ में, उसको बोलते हैं हम टीसीपी आईपी, टीसीपी स्लैश आईपी मॉडल। सर इस मॉडल के अंदर सेम ओएस ऐसे काम करता है, बट कम लेयर, 4, इसके ना कुछ अलग अलग ऑथर, जो बुक के ऑथर होते हैं, किसी ने 4 लेयर का मॉडल बता रखा, किसी ने 5 लेयर का मॉडल बता, सॉरी, किसी ने 4 लेयर का मॉडल बता रखा है, किसी ने 5 लेयर का मॉडल बता रखा है। तो देखो उसने क्या किया, जो ऊपर की 3 लेयर थी, मैं आपको सिस्को के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एक बारी, आप खुद देखिएगा यहाँ पर कितने उसका लेयर है, दिख रहे हैं आप, नहीं दिख रहा होगा आपको, एक सेकंड रुको, दिख रहा है, क्लियर है, हाँ। तो सर देखो, ये है आपका टीसीपी आईपी मॉडल, एक सेकंड लेता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर आपको। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या होता है,
नीचे आ जा। देखो सेम एप्लीकेशन चीज है ना, तो यहाँ पर टीसी एक और मॉडल था जो टीसीपी आईपी के साथ साथ बन रहा था, चल रहा था, ठीक है, ओएसआई के साथ साथ चल रहा था, वो था हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, टीसीपी आईपी पहली बात तो बताना चाहूंगा, दो ऐसी मेन प्रोटोकॉल थी, टीसीपी और आईपी, याद है ना, तो उसी के दोनों के नाम के ऊपर ये मॉडल बना दिया गया था, टीसीपी और स्लैश आईपी। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ ये दो काम होंगे, सिर्फ ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे जिसके नाम के हिसाब से ये मॉडल बना दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया, जो ऊपर की तीन लेयर थी हमारी फिजिकल ओएसआई की, उसे कंबाइन करके क्या बना दिया, एक सिंगल एप्लीकेशन लेयर। जैसे मैंने बताया था एप्लीकेशन लेयर का, यहाँ पर अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही तीनों चीजें चल रही है, नाम सिर्फ एक दे दिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को उन्होंने ट्रांसपोर्ट लेयर ही बनाने दिया, जो नेटवर्क लेयर थी उसका नाम वही काम करती थी, बट नाम चेंज करके कर दिया इंटरनेट लेयर। ठीक है, और जो नीचे की दो लेयर थी उसका नाम चेंज करके बना दिया नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, काम सेम कर रहे हैं, मतलब कि अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही तीनों काम हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट वाला हो रहा है, नेटवर्क लेयर के अंदर जो है इंटरनेट लेयर, नाम चेंज कर दिया, काम सेम हो रहा है। और जो नेट ये डेटा लिंक लेयर था, इन दोनों के काम किसके अंदर कर दिया एक साथ, नेटवर्क इंटरफेस लेयर में, काम बिल्कुल सेम हो रहा है। यहाँ पर कम हुआ कि अब आपको ये काम अपने अब आपको हर, ऐसे नहीं कि ओएसआई हम इसलिए यूज करते थे कि ओएसआई में हमने हर काम को ना इंडिविजुअल पार्ट है, हमें पता है कि कौन सी लेयर क्या काम कर रही है, बट यहाँ पर हमने बोल दिया एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन भी बनाएगी, डेटा को कन्वर्ट भी करेगी, एप्लीकेशन के पास भी भिजवाएगी। ठीक है गाइस, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बात होती है गाइस, हम ये एक्चुअली यही मॉडल है जो हम फॉलो करते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर जो लैपटॉप मोबाइल फोन है आप सबके, टीसीपी आईपी मॉडल ही चलता है, बट नेटवर्क इंजीनियर हमेशा ओएसआई की तरह से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नेटवर्क लेयर की जो ओएसआई का मॉडल है ना उसको फॉलो करते हैं, इसलिए ओएसआई को बोला जाता है रेफरेंस मॉडल। क्या बोला जाता है, रेफरेंस। हम सब लोग लेयर 3 लेयर 2 यानी हम उसी की बात कर रहे हैं ओएसआई की, ठीक है, बट कंप्यूटर के अंदर क्या बोलते हैं, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं हम, टीसीपी आईपी मॉडल। काम एक ही है दोनों के, बस यहाँ पर कम लेयर कर दी, कम ना, अब कम बातों में हमने पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी, बट हम जब समझाने जाते हैं तो हमें अच्छे से समझाना पड़ता है ना, तो वो काम हमारा ओएसआई करता है। ये हर लेयर क्या प्रेजेंटेशन कर रही है, क्या सेशन कर रही है, ये सारी चीजें हमारी कौन हेल्प करता है, ओएसआई। काम सेम काम अब टीसीपी आईपी भी करता है, बट यहाँ पर लेयर कम हो गई थी। ठीक है, लेयर्स बना ली होगी आप लोगों ने। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, बना लो यहाँ पर फटाफट से। ये सिस्को के हिसाब से आपको अधिकतर 5 लेयर का मॉडल भी दिख सकता है, ठीक है, जिसमें जो लास्ट की 2 लेयर है इसको इंडिविजुअल रख देंगे और कुछ नहीं होगा, बट सिस्को ने जो बोला भाई काम जब सेम करते हैं हमने बना के, तो ये दोनों लेयर हमने नेटवर्क इंटरफेस लेयर बना दी है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, जो मेन चीजें पता होनी चाहिए आपको, ओएसआई मॉडल पता होना चाहिए, आपको पता है हर लेयर पे क्या काम हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी किसी जगह पे। हो गया, ठीक है, अब बैक टू माय फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इसी डायग्राम को उठा के आपको एक चीज समझाना चाहूंगा मैं। देखिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से, अब मैंने आपको बताया था पीसी ए को डेटा भेजना किसके पास, पीसीबी के पास। अरे पीसी ए ने यहाँ पर क्या किया होगा, पीसी ए ने यहाँ पर हर चीज बताई होगी अपनी, जो मेन मेन चीजें लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स का, ये रहा डेटा। ठीक है, अब इसमें सोर्स आईपी भी बता दिया होगा कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन आईपी भी बता दिया होगा, और हाँ सोर्स का मैक एड्रेस भी बताया होगा, और सोर्स का डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी बताया होगा, है ना। सुनिएगा, अब पीसीए का मैक एड्रेस में दे रहा हूँ ए सिंपलिसिटी के लिए, पीसीबी का बीबी, और पीसी का सीसी। ये हमारे परमानेंट होते हैं, किसी भी नेटवर्क में अटैच करो आपके मैक एड्रेस सेम रहेंगे, आईपी एड्रेस चेंज हो सकते हैं। अभी आप इस नेटवर्क में जुड़े हुए हो तो आपको इस नेटवर्क का आईपी मिलेगा, आप इसके बाद अपने घर जाओगे उसमें अपना कंप्यूटर जोड़ोगे तो आपको उस घर के नेटवर्क का आईपी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, अब जब इसने पैकेट बना दिए, सारी चीजें बता दी, अब ये रेडी है डेटा भेजने के लिए, जो चिट्ठी में हम लिखते हैं ना कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, वो सारी चीजें हमने बता दी है, अब हम भिजवा सकते हैं। अब ये डेटा जाएगा, क्योंकि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमारे नेटवर्क के अंदर है, तो हमारा कौन सा डिवाइस केपेबल होता है एक नेटवर्क के अंदर, स्विच। तो स्विच तो डेटा गया हमारे, मैंने बोला ये कॉपर की केबल है यहाँ पर,
डेटा मैंने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रिकल पल्स में गया हमारे इस वाले इंटरफेस में। स्विच ने अपना दिमाग लगाया कि भाई जो डेस्टिनेशन, अब स्विच के पास जब आता है कौन सी लेयर से एंटर होगा स्विच के पास, या स्विच भी एक डिवाइस है ना, तो उसके जो स्विच है उसकी भी फिजिकल लेयर से एंटर होना चाहिए, है ना। इसके पास भी वैसे का मॉडल होगा, तो इसकी भी फिजिकल लेयर से एंटर होगा गाइस। इसके भी फिजिकल लेयर से एंटर होगा, है ना। फिर कौन सी लेयर पर जाएगा डेटा, डेटा लिंक लेयर पे। सर मैंने आपको बताया था आपको स्विच कौन सी लेयर का डिवाइस होता है, डेटा लिंक लेयर का। तो सिर्फ ये हमारे डेटा लिंक लेयर की चीजें जानता है। यहाँ पर ये जो आपका फ्रेम है उसका सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पड़ेगा। सोर्स तो समझ में आ गया ए है, डेस्टिनेशन समझ में आ गया बी है। सर स्विच के पास एक टेबल होती है मैक टेबल, अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको मैक एड्रेस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक मैक टेबल होती है, उसी भी टेबल में ना ये देख लेता है कि जो पीसीबी है, जो जिसका मैक एड्रेस बीबी है, वो स्विच के कौन से पोर्ट से अटैच है। जिस भी पोर्ट से अटैच होगा मैक एड्रेस बीबी, उसी पोर्ट से वो आउट कर देगा वो डेटा। ठीक है, ऐसे करते हमारे पीसीबी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ तक। कल इसी के बारे में हाँ बताओ नबी। नहीं उस देखो, क्योंकि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एक ही नेटवर्क की थी, तो वो राउटर के पास नहीं भेजेगा, तो अलग होगा। हाँ, एक बार मैं आपको ना अच्छे से इसके बारे में कल समझाऊंगा, क्योंकि छोटी मोटी चीजें नहीं, इसमें पीछे बहुत सारी चीजें हैं। पर आपको ना छोटे छोटे पहलू समझ में आएंगे। एक होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यार देखो, हमें आईपी एड्रेस पता होता है, हमें मैक एड्रेस नहीं पता। आप खुद सोचो, आप google.com के पास सर्च करते हो, कोई नई वेबसाइट खोलते हो, क्या आपको उसका मैक एड्रेस पता होगा। आईपी पता होगा, आईपी तो पता होना पड़ेगा यार, बट मैक एड्रेस पता नहीं होता। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए एक अलग प्रोटोकॉल होती है, तो थोड़ा वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आप समझ पाओगे। ठीक है, तब तक परेशान मत हो। आपने आईपी समझ लिया है, ईथरनेट हेडर के बारे में समझ लिया है, मैक एड्रेस क्या होते हैं, 16 बिट के होते हैं। ठीक है, एक बार जाने से पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस दिखाना चाहूंगा। ठीक है, मैंने रन कमांड में जाऊंगा, सीएमडी में, यहाँ पर सीएमडी टाइप करूंगा, कमांड इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर मैं कमांड टाइप करूंगा स्टूडेंट्स, आईपी config स्लैश ऑल। आप सभी के पास लैपटॉप होगा, आज जाते हुए कमांड अपने घर पर चेक कीजिएगा, अपना मैक एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, जब मैं एंटर करता हूं तो इसमें मेरे कंप्यूटर को आईपी जो मिली हुई है उसके बारे में, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो मैं वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हूं अभी। तो देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस यानी मेरे, मैं क्योंकि वायरलेस से जुड़ा हूं ना स्टूडेंट, मैं तो कोई वायर आगे बैठा नहीं हूँ, मैं तो वाईफाई के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। तो जो मेरा मैक एड्रेस है, यानी मेरा फिजिकल, यानी मेरा जो मेरा निक कार्ड है वायरलेस का, दो निक कार्ड होंगे मेरे लैपटॉप पे, वायर्ड का भी निक कार्ड है और वायरलेस का भी। अगर वायर के लिए मेरा सपोर्ट नहीं करा तो वायरलेस का जरूर होगा। ठीक है, तो देखो जो वायरलेस का अडेप्टर है, क्योंकि मैं वाईफाई से जुड़ा हूँ, तो मेरा जो वाईफाई का निक कार्ड है उसका मैक एड्रेस क्या है, ये कितने डिजिट है यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैक एड्रेस कितने डिजिट हेक्साडेसिमल कैरेक्टर का होता है, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। नहीं विश्वास हो रहा, अभी आपको पढ़ाया है मैंने। मैक एड्रेस इज रिटन इन कितने फॉर्म में, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। और देखो आप यहाँ पर मेरा मैक एड्रेस देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो 70A6C C3C715152, वही जो हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर थे 0 से लेके F तक, वही दिखेंगे वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म है मैक एड्रेस है। जो पहले के 3 बाइट होंगे, यानी देखो हाफ हाफ कर लो, 12 का हाफ हाफ करोगे होता है 6। तो पहले के 3 जो होंगे हमारे क्या होंगे, OUI, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का निक कार्ड होगा ये, उसके ये वैल्यू है। और जो बाकी के 3 मेरे हैं बचे हुए, ये क्या है मेरा, यूनिक होंगे इस कंपनी के अंदर, जो मेरे को अलोकेट कर दिया है। दोनों मिला के क्या बनते हैं हमारे, मैक एड्रेस, कंबाइंड मैक एड्रेस, 6 बाइट की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे, स्विच के बारे में चलेंगे, अब हमारी जर्नी देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। गुफरान जी समझ में आया आपको। ये आज चलो वैसा ठीक है, क्लियर, कोई, थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा मुझे। बिल्कुल सर, कल मैं आने से पहले आप ही से पूछूंगा कि कोई डाउट तो नहीं है सर। आपने ओके। बोला कंफ्यूजन है, तो मुझे जो भी होगी क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके आना सर, ये पूछना है ताकि टाइम ना लगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके सर, थैंक
चलो टेक केयर। थैंक यू। वेलकम।